हमारे आने वाले गेस्ट हैं वो मिस दीक्षा जी हैं, जो एक एचआर जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, तो Mhm. हम वेलकम करते हैं मिस दीक्षा जी का। Hello Hi, all. hi Diksha, how are you? हेलो दीक्षा। Yeah, hi Mudit. Hi Ram. How are you? आई एम Fine, गुड। fine. Yeah. So yeah, आज मैं अपने बारे में बताऊंगी। मेरी ये चार जर्नी कैसी रही, स्टडी कैसी रही, देन उसके बाद मैंने कहाँ क्या काम किया, मैंने एचआर के कौन कौन से सेगमेंट्स एक्सप्लोर किए, और मैं एचआर होने से कितने लोगों को क्या क्या मैं बेनिफिट्स बता सकती हूँ कि वो कैसे अप्लाई करें अपनी जॉब के लिए, और किस तरीके से सही अप्रोच करें जिससे रिजेक्शन ना मिले और वो जॉब के लिए जल्दी सिलेक्ट हो। तो एक बार आप अगर स्टार्ट करो उसके पहले मैं आपको कुछ इस ब्रॉडकास्ट के कुछ फॉर्मेट से बता देता हूँ। तो हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसमें आप अपनी जर्नी बताते हो करियर की, जो कि आपको पूरा टाइम मिलता है 5 से 10 मिनट्स का, जिसमें आप अपनी पूरी जर्नी बता सकते हो। देन उसके बाद फिर हम आपसे एज अ ऑडियंस जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, और वो आपके एज अ करियर क्या गाइडेंस हो सकती है आप उसका जवाब देते हो। तो मुदित आप कैरी ऑन करो। हाँ, दीक्षा से स्टार्ट करते हैं राम। हम्म, पहले दीक्षा के बारे में समझते हैं। हम्म, हाँ। ओके। सो मैंने अपनी स्टडी, मेरा जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप है वो सारा इंदौर एमपी से हुआ है। हम्म, मैंने आफ्टर ट्वेल्थ ग्रेजुएशन में बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया था। हम्म, उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि साइंस सिस्टम मेरे लिए शायद राइट फिट नहीं है, क्योंकि एज एन इंडियन बच्चे बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर अपब्रिंगिंग या फिर हमें एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। तो हम्म, उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि क्या स्किल मुझे सूट करती है। फिर मैंने एमबीए करने का प्लान किया कि मैं मास्टर्स इफ कर रही हूँ तो एमबीए करूँगी। मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था आफ्टर बीएससी। मैंने उस ड्यूरेशन में कुछ प्रिपरेशंस की, कुछ कॉलेजेस की एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया, और मीन वाइल एक एग्ज़ाम होती है टेस्ट। इफ आई चार से एमबीए कर रहे हो या फिर अदर सेगमेंट से, सो टेस्ट इज अ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ये काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्जाम के एक कॉलेज है जहाँ से आपके प्लेसमेंट्स होते हैं, तो काफ़ी अच्छी आपको मतलब प्लेसमेंट ड्राइव मिलती है, प्लस आप एजुकेशन वहाँ से करते हो, तो एक अच्छा नाम है एचआर सेगमेंट में। सो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया एंड लकीली मेरा सिलेक्शन भी हो गया, बट दैट वाज द कोविड टाइम एंड कुछ फिनेंशियल इश्यूज थे, तो मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाई। देन उसके बाद फिर मैंने इंदौर में ही डीएवी यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलेटेड कॉलेज थे, मैंने वहाँ से फिर अपना एमबीए कोर्स शुरू किया। ओके। 2 साल का कोर्स था। उस ड्यूरेशन में कोविड भी रहा, काफ़ी चीज़ें रही, जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें कॉलेज जाके मिलता है वो तो नहीं मिल पाया था। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखी थी। बट हाँ, इतना पता था कि इन केस आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हो, तो फिर आप कुछ इंटर्नशिप्स कर सकते हो जो आपको एक्चुअली हेल्प करेंगी आपके करियर को बिल्डअप करने में, और जॉब्स में भी आपको हेल्प करती हैं। सो मैंने अपनी थर्ड सेमेस्टर के ड्यूरेशन में ही, जैसे थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, उसी टाइम पर इंटर्नशिप्स फाइंड आउट करना शुरू कर दिया था। लिंक्डइन के थ्रू मैंने एक इंटर्नशिप फाइंड आउट की थी एंड फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट ही हुआ था एंड वो इंटर्नशिप मुझे मिली। मैंने 10 to 15 डेज वो इंटर्नशिप किया एंड इंटर्नशिप में फिर उन्होंने मुझे एक प्री प्लेसमेंट ऑफर होता है जो कि बहुत सारी कंपनीज आपको देती हैं, वो कोविड टाइम था। सो मैंने फिर वो ऑफर एक्सेप्ट भी किया और फिर मैंने वहाँ पर एटलीस्ट 2 साल तक काम किया। वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। वहाँ पर मैंने एचआर का फर्स्ट इनिशियल स्टेज जो होता है वो सीखा है। हम्म, ओके। अब मैं आपको एचआर के बारे में बता देती हूँ कि एचआर के सेगमेंट्स क्या-क्या होते हैं, तो थोड़ा-सा क्लैरिटी होगी। मेनली एचआर सुन के एक अलग सा साउंड आता है ना, हम्म। रिक्रूटमेंट या फिर सैलरी। हम्म, सो बेसिकली एचआर के 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है टैलेंट एक्विजिशन, एक होता है ऑपरेशंस। टैलेंट एक्विजिशन में होता है कि आप रिक्रूटमेंट करते हो, कैंडिडेट को ऑनबोर्ड करते हो और उसका हायरिंग साइकिल चलता है। ऑपरेशंस में उसका आफ्टर ऑनबोर्डिंग हम बात कर सकते हैं सारा साइकिल, कि उसकी आफ्टर जॉइनिंग क्या प्रोसेस रहेंगी, उसका एम्प्लॉय साइकिल कैसा रहेगा, सारी प्रोसेस, पेरोल, सैलरी, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड ऑल सारी चीज़ें हमारी एचआर ऑपरेशंस में कवर हो जाती हैं। ओके। सो मैंने अपना प्रोफाइल, मेरा प्रोफाइल एज ऑफ नाउ भी एचआर जर्नलिस्ट है। मैंने दोनों चीज़ें कवर की हैं। सो फर्स्ट कंपनी में मैंने 70% टैलेंट एक्विजिशन पर काम किया था और 30% जो वर्किंग का पार्ट था वो एचआर ऑपरेशंस में था। ओके। बट हाँ, मेरे दिमाग में मैंने पहले से सेट करके रखा था कि आई जस्ट वांट टू बिकम एन मैनेजर, और मैनेजर बनने के लिए मुझे सारी चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। ओके। सो हम्म। पहले मैंने या टैलेंट एक्विजिशन सीखा। उस कंपनी में 2 साल 3 महीने तक काम किया मैंने। देन उसके बाद फिर मुझे एक अच्छी सी एफएमसीजी क्यूएसआर कंपनी है बर्गर सिंह, गुड़गांव, मुझे वहाँ से ऑफर मिला था। फिर मैंने उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से क्यूएसआर कंपनी में स्विच किया। ओके। यहाँ पे मेरा रोल थोड़ा सा रिवर्स हो गया एक तरीके से। यहाँ पर मेरा रिक्रूटमेंट 30% था, बट ऑपरेशन मेरा 70% था।
तो कहीं ओके। ना कहीं मैंने जो वर्किंग सेक्शंस एचआर के एक्सप्लोर नहीं किए थे, मैंने यहाँ के वो सीखे। मैंने ऑपरेशन हम्म, के अदर पार्ट सीखे, सैलरी पर काम किया और पेरोल पर काम किया। सारी सैलरी, पेरोल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एंगेजमेंट, ग्रीवेंसेस हैंडलिंग, सारी चीज़ें मैंने यहाँ के काम की। हम्म, सो यहाँ पर मैंने 1 साल काम किया और इन 3 साल की जर्नी में मेरा प्रोफाइल एक एचआर जर्नलिस्ट की प्रोफाइल पर कन्वर्ट कम्प्लीटली हो चुका था। ओके। अभी रिसेंटली मैं काम की है सुडाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पर मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव एचआर, इट्स फॉर्म ऑफ एचआर जर्नलिस्ट, लाइक सिमिलर प्रोफाइल ही है। मैं वहाँ पर काम कर रही हूँ। इट्स एन एमएनसी कंपनी, जहाँ मेरा लास्ट कुछ मंथ पहले ही सिलेक्शन हुआ है। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। मैं वहाँ पर अभी वर्किंग हूँ। मेरा प्रोफाइल यही सिमिलर है, जहाँ पर मैं आगे की लर्निंग्स ले रही हूँ। देन मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 1 to 2 ईयर आई विल बी द असिस्टेंट मैनेजर। जो मेरा ओके। करियर आगे उस हिसाब से वो ग्रो करेगा, क्योंकि जो कांग्रेस। अदर पेमेंट्स रह गए थे वो सारे मैंने कर लिए हैं। तो ये था एचआर के बारे में मेरी जर्नी। क्या क्या मैंने कवर अप किया इन डिटेल में तो और काफी टाइम लगेगा, बट हाँ, हम्म, वो क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं जो मैं बता सकूं फ्रेशर्स को, एक्सपीरियंस को, कि मैं उन्हें हम्म, कैसे कर सकती हूँ। ओके, ओके। तो क्या मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता हूँ कि एचआर ही क्यों करना था, लाइक एचआर? गुड क्वेश्चन। सेम सेम मेरे माइंड में ट्रिगर कर रहा था, तो पहले यही समझते हैं। मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की। मैंने अपना इंटरेस्ट पता किया कि सिंपल होता है कि आपको ना आपके अंदर का जो एक पर्सन, क्या आप इंजॉय कर रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप आपके काम को इंजॉय कर रहे हो या नहीं, क्योंकि दो ही ऑप्शन होते हैं, बीइंग एन इंडियन पर्सन और एनीवन, कि जो काम आप कर रहे हो आप उसे इंजॉय करना शुरू कर दो, या जो इंजॉय करते हो उसको अपना हॉबी बना हम्म, लो। हॉबी को प्रोफेशन, या प्रोफेशन है वो राइट। आपकी हॉबी कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बिना खुश रहे आप काम नहीं कर सकते। नहीं, मैं हम्म, तो ग्रेजुएशन में आपको ये साइंस लिया कैसे? था। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एचआर के बारे में क्या आपको जॉब के पहले से पता था, या हाँ, आपको मुझे जॉब के बाद graduation पता चला कि मुझे एचआर अच्छा लगने लगा है, मुझे इसको परस्यू करना है, उसको मतलब और कैरी ऑन करना है? तो ये क्वेश्चन है। बिल्कुल, ग्रेजुएशन के बाद मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की। मैंने अपना इंटरेस्ट पता किया कि मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट किसमें है। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कहीं न कहीं कि मुझे लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता है और मैं एन्जॉय करती हूँ। सबसे फर्स्ट चीज़, उनकी हेल्प करने में ज़्यादा एक बेटर फीलिंग होती है कि आप ऐसा काम करो जिसको आप एन्जॉय कर सको। तो आई रियलाइज़ कि ये बेटर काम है। मैंने उस चीज़ को एक्सप्लोर किया, थोड़ा-सा गाइडेंस लिया, उसके बारे में थोड़ी-सी इंक्वायरी की। थोड़ी सी डिटेल्स निकालने के बाद देन मैंने श्योर किया कि हाँ, ये ऐसा प्रोफेशन है जिसे मैं एंजॉय भी करती हूँ, एज वेल एज मैं इसे आगे परस्यू भी कर सकती हूँ और ये मुझे मैच भी करेगा मेरे स्किल सेट के साथ, वेरी मतलब जा भी रहा है अच्छे से। देन ओके, आई डिसाइडेड टू बिकम एन एचआर प्रोफेशनल। तो एचआर में ये पूछना चाहता हूँ कि एचआर अगर कोई करना चाहता है तो हम्म। उसके माइंडसेट में मतलब क्या-क्या चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो एचआर को एज़ अ अपना प्रोफ़ेशन लेके काम कर पाए? इफ किसी पर्सन को एचआर डोमेन में आना है तो ये फर्स्ट चीज, उसे लोगों से बात करना पसंद हो। वो ओके। इंट्रोवर्ट, बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन के लिए एचआर में होना इट्स नॉट द गुड थिंग, क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। क्योंकि एचआर मीन्स कि पर्सन हु कैन इंटरेक्ट विद द एम्प्लॉय, क्योंकि उसे एक फैमिली होती है ना हमारी, जहाँ हमारी मम्मा टेक केयर करती है, वैसे ही एचआर पूरी कंपनी में एम्प्लॉयज की टेक केयर करता है कहीं ना कहीं। और एक तरीके से देखा जाए इट्स अ थैंकलेस डिपार्टमेंट, क्योंकि आप वो कितना भी करे आखिर में उसके ऊपर बोला जाता है तो उसे वो सुनना भी पड़ेगा। बट हाँ, उसे फिर भी करना पड़ेगा। जैसे हमारी मम्मी है, जिन्हें हम डेली एक ग्रेटिट्यूड शो शायद रोज नहीं करते हैं, पर वो बैकएंड में काम करती रहती हैं कि हम हमारे डेली रोजमर्रा के काम ज्यादा अच्छे से कर सकें। वैसे एचआर का एक रूल होता है, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां पर, तो वो बैकबोन होता है, वही मैन पावर भी देगा, वो उस मैन पावर को रखने में मदद भी करेगा और उनको सस्टेन भी करेगा। राइट। तो कहीं ना कहीं एचआर की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। और हाँ, हमारे क्वेश्चन पे मैं वापस आती हूँ कि बंदे को इफ एचआर में जाना है तो क्या क्या जरूरी है। तो वो पीपल इंटरेक्टिंग पर्सन हो, जो लोगों से बात करना पसंद हो, एक्सट्रोवर्ट हो या एम्बीवर्ट पर्सनालिटी हो। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, वो भी कर सकता है। हुँ, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी हो, तो इन चीजों के साथ वो जा सकता है। कोई अदर से ऐसी चीजें नहीं, हेल्पिंग नेचर है, सो इट विल बी द प्लस थिंग फॉर हिम ऑल्सो और हर ऑल्सो। ओके। उदित? हाँ। राम, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम स्टार्ट करते हैं एज अ फ्रेशर, जो एक ऑडियंस हमारी सुन रही है, एक स्टूडेंट सुन रहा है और वो सोच रहा है कि हम पहले, तो पहला क्वेश्चन यही होगा कि हम अप्लाई करें तो कहाँ से करें। सबसे पहली चीज मेरे को समझ में आती है कि हमेशा स्टूडेंट एक अप्लाई करता है जॉब के लिए और वहां पे रिजेक्ट हो जाता है।
तो दीक्षा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कॉमन ऐसे आपको पॉइंट्स दिखते हैं, मिस्टेक्स दिखती हैं प्रोफाइल्स में कि वहां पे रिजेक्ट हो जाता है कोई फ्रेशर? सो एक सबसे फर्स्ट तो उसे पहले अपना जॉब प्रोफाइल समझना चाहिए कि वो किस टाइप का जॉब देख रहा है। वो फ्रेशर पर्सन है तो हाँ, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज है कि उसे जाना है किसमें। बट कुछ बहुत क्लियर होते हैं कि कोई टेक्निकल बंदा है तो उसे पता है कि मुझे टेक्निकल प्रोफाइल में जाता है। और हम्म। हमेशा से हर जगह पे जॉब डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होता है, वहाँ पे वर्किंग्स होती हैं, उसे पहले अच्छे से डिटेल से पढ़ ले, फर्स्ट चीज। सेकंड, बहुत सारे जो जॉब पोर्टल्स है ना, वहाँ पे वो लोग जॉब पोस्ट करते हैं, लिंक्डइन पे करते हैं, नौकरी पे, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, वहाँ पे वो डायरेक्टली इजी अप्लाई करते हैं। बट उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, सारी चीजें मेंशन होती हैं वहाँ पर कि आप एक्सपीरियंस हो नहीं हो। वो क्राइटेरियाज वो कभी देखते ही नहीं है। कभी फ्रेशर्स की जरूरत है तो एक्सपीरियंस पर्सन अप्लाई कर देता है, सैलरी रेंज हायर होती है, लो होती है तो वो हायर वाला पर्सन वहाँ पे अप्लाई कर देता है। वो हम्म। मतलब कि एक इग्नोरेंस के साथ वो अप्लाई कर रहा है जिस फ्लो में, वो देख ही नहीं रहा है कि डिटेलिंग क्या हुई है चीजों की, वो रोल तो उसको मैच भी कर रहा है, नहीं कर रहा है। अभी मुदीब का क्वेश्चन एक्चुअली एचआर एज अ फ्रेशर के लिए था कि अगर एचआर एज अ अच्छा, फ्रेशर। फ्रेशर का ही बता रही हूँ नहीं। मैं कि इन केस पर्सन टेक्निकली साउंड है और वो बैक ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहा है तो दैट्स नॉट द गुड थिंग। क्योंकि क्या होता है, जब बंदा फ्रेशर होता है वो हर जगह अप्लाई करना शुरू करता है। नहीं तो चाहे एज राइट, अ राइट, राइट। फ्रेशर एचआर बनने के लिए क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए? एक्चुअली क्वेश्चन ये है हमारा। नहीं, दोनों क्वेश्चन सिमिलर है राम। हम दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि एक एचआर भी एज अ फ्रेशर भी ज्वाइन करता है। तो हम वो भी समझ सकते हैं आप जो पॉइंट रेज कर रहे हो। ओके। हम सारी प्रोफाइल्स के लिए बात कर रहे हैं ना, किसी भी हम्म। फ्रेशर बंदे को कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। हम्म। अच्छा, क्या हम एक्सपीरियंस को भी कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर? इफ हम्म। फ्रेशर है तो सबसे फर्स्ट वो देख ले कि उसका डोमेन स्टडीज क्या है, जेडी पढ़कर वो अप्लाई करे। हाँ, एक सबसे प्लस थिंग ये कहूंगी मैं कि लिंक्डइन वॉल पर या लिंक्डइन पर बहुत सारी जॉब पोस्ट होती हैं। सो हम्म। वहाँ पर ना सारे चार अपना मेल आईडी मेंशन जरूर करते हैं। सो फर्स्ट वहां जाके वो मेल आईडी देके, जीडी देके, कैसा है, अपने रिज्यूमे को वैसा अपडेट करें, उन्हें पर्सनलाइज मेल करें। ओके। ये एक पर्सनल हैक है जो मुझे बहुत यूजफुल रहा है मेरी पर्सनल जॉब हंटिंग जर्नी में। वो हम्म। आई थिंक सभी को हेल्पफुल रहेगा। एक वो ये वर्किंग कर सकता है। उसके अलावा कंपनी वेबसाइट्स चेक करें कि इफ कभी उसे मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो उनकी ना बहुत सारी कंपनी साइट्स पर भी बहुत सारी ओपनिंग्स वो अपडेट करते हैं, तो वो वहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और हम्म। नौकरी से वो अपना प्रोफाइल बना रहे हैं तो आई सजेस्ट देम कि हर दूसरे दिन वो अपना प्रोफाइल अपडेट करते रहें। क्योंकि ये क्या होता है कि वहां पर जो हमारा जॉब सर्च होता है, जब बीइंग एन रिक्रूटर मैं भी जब किसी को सर्च करती हूँ तो मैं कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स यूज करती हूँ। वो हम्म। कीवर्ड्स रिज्यूमे को ऊपर लेकर आता है और जो मुझे हायर पे दिखाई देता है, मैच कर रहा होता है, मैं उसे चूज कर लेती हूँ। जब हम नौकरी पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते रहते हैं ना, तो वो रिसेंट अपडेटेड प्रोफाइल दिखाया देता है, क्योंकि हम्म। हमारे पास एक फिल्टर होता है कि कौन लास्ट 7 डेज में एक्टिव था, एक दिन लास्ट डे में एक्टिवेट पर्सन जो बोल सकते हैं नौकरी पोर्टल पर, हम उससे ज्यादा हम्म। प्रेफर करते हैं। तो आप हम्म। नौकरी पे जाके अपनी डिटेल्स अपडेट करें, मतलब कि आपने कल ही एक्सप्लोर किया है वो पोर्टल, आप एक्टिवली जॉब फाइंड आउट कर रहे हो। सो हम्म। दोज आर थिंग। पर्सनलाइज मेल, आप जेडी ध्यान से पढ़ो, अपने रिज्यूमे को वैसे अपडेट करो, पर्सनली उन्हें मेल भेजो। लिंक्डइन पर आप अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन पर भी एक सजेशन है, डायरेक्टली इजी अप्लाई पर आके बन एक होता है जॉब पोस्ट पर इजी हाँ। अप्लाई, हाँ करते हैं टिक, और बस हम्म। सोचते हैं हमारी जॉब अप्लाई होगी। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत सारे एप्लीकेंट्स आते हैं। आई सजेस्ट यू कि इफ आपने वहाँ पे अप्लाई किया है तो कंपनी का ना वेबसाइट भी मिल जाता है, वहाँ पे एचआर मेल आईडीज भी होते हैं। जस्ट ट्राई हम्म। टू सेंड अ पर्सनलाइज मेल विद एचआर पर्सनल। अच्छा। वो आपको ज्यादा देगा क्योंकि आपकी प्रोफाइल ज्यादा हाईलाइट होगी वहां पे ओके। हम्म। जॉब hunting के टाइम पर। या सो हाँ। दो जो पोर्टल्स आप जो यूज कर सकते हो। हम्म। दीक्षा, LinkedIn, कौन कौन से पोर्टल्स हैं जो एज अ फ्रेशर हम यूज कर सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस पर्सन यूज कर सकते हैं, जो आप बताना चाहो? इवन में अभी सबसे ज्यादा मोस्ट ज्यादा यूज होने वाला पोर्टल एक्सपीरियंस पर्सन के लिए हम बात करेंगे तो नौकरी है। ओके। नौकरी है, इसके अलावा या आई एम जॉब्स भी है, इंडीड है, और लिंक्डइन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइक लिंक्डइन एंड नौकरी, दे बोथ आर द वेरी मेजर जाइंट इन इंडिया, कि ओके। जॉब में हेल्प भी करते हैं और जॉब मतलब रिक्रूटमेंट में भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। बीइंग एन एचआर मेरी मेजॉरिटी ऑफ हायरिंग लिंक्डइन और नौकरी पोर्टल से होती है। ठीक ओके। है। इफ मैं फ्रेशर्स की बात करूँ तो फ्रेशर्स Indeed.com भी होता है, वहाँ जाके अप्लाई कर सकता है। और Monster.com भी है, बट वो यहाँ से ज़्यादा यूएस एंड बाहर कंट्रीज में ज़्यादा वर्क करता है। अपार्ट फ्रॉम में ग्लासडोर और इंडीड कोलैब हो गया है, तो आप दोनों सेम ही है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। पर हाँ,
अप्लाई करने से पहले आप कंपनी के रिव्यूज एक बार अच्छे से पढ़ लें, डिटेल अच्छे से इंक्वायरी कर लें, होमवर्क करके अप्लाई करें आप, तो बेटर रहता है। तो ये किसी को भी हाँ, हम्म। किसी को भी कंपनी के रिव्यूज के बारे में जानना है तो कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर रहेगा? लाइक मैं जैसे ग्लास डोर यूज करता हूँ, तो क्या क्या प्लेटफॉर्म रहेगा बेटर? यही कहूंगी कि ग्लास डोर पर आप जाओ, एक फर्स्ट चीज ये है। सेकंड, इन केस आपको लिंक्डइन पर कोई पर्सन दिख जा रहा है कि हाँ ये वर्किंग है वहां पर और इसी डोमेन में है, तो आप उसे रिक्वेस्ट करके मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हो। थोड़ा बहुत होता है, हेल्प हो जाती है कि वो एक्चुअल सिनेरियो आपको बता पाता है कि कंपनी में चल क्या रहा है। हाँ, अप्लाई करने से पहले आप कंपनी का सिचुएशन भी देखते हो कि कितना उसका लास्ट रेट रहा है, कितना एम्प्लॉय एंगेजमेंट, क्योंकि ग्लासडोर ये सारी चीजें तो एक एनोनिमस होती हैं जहाँ पे हम कंपनी की हैप्पीनेस, जो एम्प्लॉय का है रेशो, वो पता चलता है और स्टेबिलिटी पता चलती है, रिटेंशन कितना रहा है, ये सारी चीजें तो वहां से आप इंक्वायर कर सकते हो, लिंक्डइन से भी कर सकते हो। राइट। दीक्षा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि लाइक हम जॉब पोर्टल से तो अप्लाई करते हैं, बट हम्म। यदि नेटवर्किंग को लेके लेके देखें कि कितना नेटवर्किंग इम्पोर्टेंस रखता है हमारे एज ए फ्रेशर या एक्सपीरियंस पर्सन? कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप नेटवर्किंग मीन्स रेफरेंस की बात कर रहे हो, हम्म। और रेफरेंस बहुत ज़्यादा, ये नहीं कहूँगी कि नहीं मैटर नहीं करता, एक्चुअली में बहुत मैटर करता है। कहीं ना कहीं आपका रेफरेंस है, तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पर्सन में टैलेंट होता है बट कभी कभी टाइमिंग सही नहीं होती, और रेफरेंस आपके पास है तो वो आपको सही समय पर सही पोजीशन पे पहुंचा देता है। राइट। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ आपके पास रेफरेंस है तो यूज इट। बट या आई टेल यू कि आप में काबिलियत होगी तो ही आप उस जगह पे रहोगे, नहीं होगी तो आप कितनी भी सिफारिशों से पहुंच जाओ, नहीं रह वहां पे टिक नहीं पाओगे। बट रेफरेंस हेल्प करते हैं, इफ आपको हेल्प मिल रहा है तो वो प्रायोरिटी पर ही होता है, क्योंकि मेरी कंपनी मुझे कोई एम्प्लॉय रेफरेंस देगा, कहीं ना कहीं वो मेरी हेल्प करना चाह रहा है, और सामने वाले बंदे की मैं सबसे फर्स्ट उसका रेफरेंस ही प्रेफर करूंगी। बीइंग इन एचआर, मेरी जो क्राइटेरिया से वो मैच करता है, वो फुलफिल करता है मेरे सारे क्राइटेरिया, आई गो विद दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट। ब्रीफ नहीं करता है देन फिर मैं शायद नेक्स्ट पे जाऊंगी। राइट। ओके। सपोज आपके पास किसी ने एज अ स्टूडेंट फ्रेशर उसने अप्लाई किया है, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है सेम रिक्वायरमेंट वो फिलफिल होती है, राइट? रिज्यूम से आपके पास 10 रिज्यूम आए हैं जो शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं आपने, और उसमें ऐसा क्या कॉमन चीज आप देखते हो जो आपको लगता है कि ये स्टैंड आउट परफॉर्मेंस निकल के आएगा किसी भी कैंडिडेट में? मतलब आप शॉर्टलिस्ट एक कैसे रिज्यूम करते में। हो आप? हाँ, राइट। इफ मैं बात करूँ फ्रेशर की, तो यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं, टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। इफ मैं हम्म। इंजीनियरिंग और टेक्निकल प्रोफाइल्स की बात करती हूँ तो उसके मार्क्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि ही हाउ टेक्निकली ही और शी साउंड्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ वहाँ आ जाती है। और इफ मैं बात करती हूँ नॉन टेक्निकल प्रोफाइल्स की, कि मैं किसी सेल्स के लिए बात कर रही हूँ, किसी पर्सन को हायर करने के लिए, मार्केटिंग के लिए करना चाह रही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं उसकी कुछ बेसिक स्किल्स जो उसने इस पर काम किया है, इफ मैं सेल्स की बात करती हूँ तो मैं सबसे पहले मेरे लिए उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, कितना वो अटेंटिव है चीज़ों को लेकर, कितना उसने चीज़ों को लेकर इंक्वायरी की, प्रॉपर नॉलेज होता है। इफ कोई एम्प्लॉय या कैंडिडेट कीन होता है ना किसी प्रोफाइल के लिए, तो वो अपना होमवर्क करके होता है, और ये कुछ एक दो चीज़ें हैं जो उसे अलग स्टैंड करती है अदर एम्प्लॉयज़ की भीड़ से। आप इंजीनियर फ्रेशर आप जा रहे हो तो आपको कंपनी के बारे में तो थोड़ा बहुत पता है, प्रोफाइल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, पर आपको आपके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पूछने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है फ्रेशर से। हम उसकी हॉबीज, इंटरेस्ट और यही सारी चीज़ें पूछते हैं। तो ओके। कहीं ना कहीं वो उन्हीं को अच्छे से ब्रश अप कर ले फर्स्ट, अपने थोड़े से कंसेप्ट क्लियर कर ले, थोड़ा सा होमवर्क कर ले, और अपने कॉलेज के कुछ कंसेप्ट पर भी थोड़ा काम कर लें। दैट्स ऑल। एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा एचआर प्रोफाइल से रहेगा कि एचआर में अगर मैं कोई स्टूडेंट है जो एचआर एज ए प्रोफेशन लेगा, उसके लिए सैलरी मतलब कितना ज्यादा उसको एज ए हाइक मिल सकती है, एज ए एक्सपीरियंस, मतलब कितना पे वो ले सकता इफ मैं बात करूँ कि बीइंग एन फ्रेशर पर्सन कभी वो एचआर में आना चाहता है, तो डिपेंड करता है वो किस जगह पर लोकेटेड है। सबसे फर्स्ट चीज, वो टीयर 1 सिटी में है या टीयर 2 सिटी में है। इनिशियल पैकेजेस के 3 से शुरू हो जाते हैं। इफ मैं टीयर 2 सिटीज़ की बात करती हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वो टीयर 2 सिटीज़ है, तो वहाँ पर हार्डली वही 18, 20, 25 ऐसी सैलरीज भी जाती है इनिशियली। 3 का पैकेज भी होता है। बट मैं टीयर 1 सिटी में बिलोंग करूँ, इफ मैं दिल्ली की बात करती हूँ, मेट्रो सिटीज़ की बात करती हूँ, तो वहाँ आपका पैकेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लर्निंग स्किल्स, ये सारी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो वहाँ पर आपको
4 to 5 LPA से भी आप आपकी शुरुआत कर सकते हो, मिलता है, ऐसा नहीं है। बट स्टैंड आउट आप कहाँ करते हो, आप कंपनी के स्टैंडर्ड्स को मैच कर पा रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके सर्टिफिकेशन, आपने कितनी इंटर्नशिप्स की हैं। इंटर्नशिप्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज़ में, और आपके सर्टिफिकेशंस भी, क्योंकि इंटर्नशिप्स आपको कहीं न कहीं कामों के बारे में नो हाउ दे देती है। काम आपको पता नहीं कैसे, मतलब क्या आता नहीं है बहुत अच्छे से, पर आपको पता है कैसे होता है। तो इंटर्नशिप वही वर्किंग करती है। आपने कुछ इंटर्नशिप्स की हैं, आई सजेस्ट कि किसी भी डोमेन में जाने से पहले आप इंटर्नशिप्स करो, और ट्राई करो कि वो फिज़िकली आप ऑफ़िस गए हो, वर्क फ्रॉम होम की जगह वो वर्क फ्रॉम ऑफ़िस हो। तो वो ज़्यादा एक्सपोज़र आपको देंगी। और बीइंग इन, इफ़ मैं कभी कैंडिडेट हूँ तो मेरे लिए भी बहुत प्लस है, मुझे भी एक्चुअल वर्किंग के बारे में पता चलेगा। मैं किसी भी डोमेन में, क्योंकि एचआर में ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही सेगमेंट हूँ, एचआर में ओनली रिक्रूटर का सेगमेंट भी होता है जो सिर्फ कैंडिडेट को रिक्रूट करता है। वो आगे जाके ऑनबोर्डिंग, वो ऑनबोर्डिंग का पार्ट होता है। कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं जो लेबर लॉज में ही जाते हैं, ऑपरेशंस में ही जाते हैं, तो उनका पार्ट भी होता है। बहुत सारे मेल पर्सन जो एचआर में जाते हैं वो प्लांट में भी एज एन आईआर या इंडस्ट्रियल रिलेशंस में काम करते हैं। तो आई सजेस्ट देम कि कुछ इंटर्नशिप्स करें आप, सारे सेगमेंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, आपको बेहतर लगता है क्योंकि होमवर्क रहेगा आपके पास, फिर सही प्रोफाइल के लिए आप अप्रोच करें, यू विल गेट अ गुड हैक्स। ओके। सिटी मेट्रो में तो काफ़ी अच्छी हैक्स आपको मिल जाती हैं। तो एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, कि एचआर प्रोफेशन में आपको कोई एक ऐसी चीज बतानी है जो आपको पॉजिटिव लगती है, तो एक ऐसी कोई चीज बतानी है जो आपको नेगेटिव लगती है। तो एचआर प्रोफेशन में एक पॉजिटिव, और पॉजिटिव सबसे फर्स्ट ये होता है कि किसी पर्सन को आपकी वजह से जॉब मिल रही है ना, दैट्स द रियली गुड थिंग। क्योंकि वो बहुत ग्रेटफुल होता है, किसी की फर्स्ट जॉब हो या जॉब किसी भी टाइम पे आपको लगा हो, बट वो आपके लिए बहुत, सामने वाला बंदा आपके लिए बहुत ग्रेटफुल होता है। और एक ये फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एक तरीके से हो सकते हैं, दिस इज अ रियली पॉजिटिव थिंग। बहुत अच्छा लगता है लोगों के चेहरे पे वो स्माइल होती है ना, क्योंकि क्योंकि आइडेंटिटी बन जाती है जब आपके पास एक जॉब होती है ना, तो यू लाई समथिंग इन, लाइक समवेयर इन सोसाइटी। सबसे बड़ी चीज है। एचआर अब ही ये एंट्री पॉइंट होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, अगर देखा जाए। एचआर उनके लिए एक तरीके से मदर टू देम बोल सकते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन होता है एम्प्लॉय के लिए कंपनी में। वो उससे इंटरेक्ट करता है, एचआर उसे जिस तरीके से चीज़ें गाइड करेगा, चीज़ें मैनेज करेगा, उसके लिए कंपनी का रोल मॉडल वैसे ही होगा। राइट। एचआर एक अच्छा रोल प्ले करता है, उसको कंपनी के बारे में रेपो बिल्ड करने में, चीज़ों को समझाने में, चीज़ों में हेल्प करें, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है। इफ वो नहीं कर रहा है तो उसके लिए चीज़ें टफ हो जाती हैं थोड़ी सी, बीइंग इन अ न्यू जॉइनर किसी भी कंपनी में। सो पॉजिटिव चीज़ तो यही थी। अब मैं नेगेटिव चीज़ की बात करूंगी तो काफ़ी सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एम्प्लॉयज़ काफी शायद वो सारी चीज़ है, होंगी। पॉजिटिव आपने एक बताई और नेगेटिव बहुत सारी है। या बट नेगेटिव में भी एक ही बताऊंगी मैं आपको, जो मेनली मुझे कभी कभी इशू होता है। सही समय पर सही टैलेंट ना मिल पाना भी एक हमारे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। हम किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हैं, पर वो होगा, हमें पता होता है, क्योंकि इफ मैं फर्स्ट टाइम अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, मैंने किसी बड़ी सी मैनेजर प्रोफाइल पर काम किया था। आई वेटेड फॉर द पर्सन कि वो अब ज्वाइन करने वाले हैं आफ्टर 2-3 months ऑफ नोटिस पीरियड। In the meantime, like at the time of joining, he didn't just inform me, he just back out. तो वो थोड़ा-सा डिसहार्टनिंग लगता है एचआर के एक साथ, पर हाँ, वेरी न्यू हो तो आपको लगता है, बट धीरे-धीरे फिर आपको समझ में आ जाता है कि ये आपके प्रोफेशन का पार्ट है और इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता। तो किसी के पास इस अपॉर्चुनिटी जैसे होगी कि ये तो बहुत ही आजकल आईटी सेक्टर में नॉर्मल हो गया है कि एक बंदा अगर कोई ऑफर क्रैक करता है तो फिर वो तो अदर इंटरव्यू दे के देन ऑफर लेके वहां पे फिर बैकआउट कर जाता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप लोग सॉल्व करते हो, या फिर कंपनी के लिए वो वैल्यूएबल एम्प्लॉय कैसे लेके आते हो? ये थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी भी बोल सकते हैं हम पर्टिकुलर, कि ये चल ही रहा है आजकल, बट ना ये टफ हमारे लिए जब होता है बड़ी प्रोफाइल्स के लिए। क्योंकि ना इफ मैं बात करूँ, मैं अभी किसी एमएनसी, मैं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एमएनसी कंपनी में काम करती हूँ अभी, और वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर प्रोफाइल्स है, क्योंकि उसका सेगमेंट भी बहुत लिमिटेड है, तो वो प्रोफाइल मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है कि हर बार ही कैंडिडेट या बंदा जो है बैकआउट करे, क्योंकि उसके पास भी लिमिटेड ऑफर है, क्योंकि हाँ, बहुत सारी कंपनी सेम रोल तो उसको देंगी ही नहीं। हाँ, राइट। आईटी में काफ़ी ज़्यादा ये सब होता है, क्योंकि आईटी में प्रोफाइल और डोमेन सिमिलर होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, तो वो स्विच कर लेते हैं। बट हम बीइंग आफ्टर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एक चीज़ रियलाइज़ हुई, हम इतने लोगों से इंटरेक्शन करके समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में कैंडिडेट जेन्युइनली नीडेड है जॉब के लिए, नहीं है।
और उसका रिस्पॉन्स कैसा है थ्रू आउट द नोटिस पीरियड टेन्योर, ठीक है। मुझे इसका रिस्पॉन्स समझ में आ रहा है कि इनिशियल 1 मंथ में 2 मंथ में वो कितना ज़्यादा कीन है, क्योंकि जब बंदे को ज़रूरत होती है ना तो वो बहुत अच्छे से रिवर्ट करता है, और उसको ज़रूरत नहीं है तो उसका रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाता है। तो आपको टाइम देती है डेस्टिनी भी कि हाँ आप नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ, आपको ये रिस्पॉन्स नहीं तो आप आपकी वर्किंग पे फिर से लग जाओ। राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से रहेगा कि हम्म लाइक आप मल्टीपल रिज्यूम देखते हो, राइट? हम्म तो उसमें आपको ऐसा क्या कॉमन रेड फ्लैग ऑब्जर्व हुआ कि अभी तक कि ये मोस्टली पीपल उसमें मतलब ये गलतियां करते हैं? ओके। सो मेरे लिए बीइंग एन एचआर रिज्यूमे का है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ना आजकल एआई से अपना रिज्यूमे बनाते हैं, ओके। और उसमें ह्यूमन टच कहीं ना कहीं होता ही नहीं, क्योंकि सबके ना सारे के सारे एक सिमिलर वर्डिंग्स होती हैं सबकी, और अननेसेसरी चीज़ें ज़्यादा मेंशन कर देते हैं। इफ मैं बिल्कुल। आप बात करूँगी फ्रेशर हो तो भी आप थोड़ा बहुत बनता भी है कि ठीक है आप कुछ चीज़ें मेंशन कर रहे हो आपको पता है, बट इफ आप एक्सपीरियंस हो तो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप अननेसेसरी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करें, क्योंकि बीइंग इन एचआर वो आपके रिज्यूमे के कीवर्ड्स ही देखता है कि आप इस चीज़ के लिए आपको आती है नहीं आती, उस बेसिस पे ही वो आपको उसी काम के लिए हायर करता है। आप कुछ गलत बता के हायर भी हो गए तो आप वहाँ पे सस्टेन नहीं करोगे। फर्स्ट पहली बात तो आप इंटरव्यू के दौरान ही पता चल जाएगा बंदे को कि कितना आता है कितना नहीं आता है, पर आपने बातें बता दी हैं बना ली हैं तो वहाँ जाके आप सर्वाइव नहीं करोगे, ठीक है। और ये तो एक नॉर्मल था कि कंटेंट को लेकर के आप डाल क्या रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा ह्यूमनाइज करना चाहिए चीज़ों को, आप चाहे चैट जीपीटी की हेल्प लो या बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बट रिज्यूमे में ना आप बहुत लंबा बना देते हैं। सो इफ आप फ्रेशर हो, एक आध 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ट्राई करो कि आपका रिज्यूमे एक ही पेज में लिमिटेड हो जाए, ठीक है। आपकी इतनी ज़्यादा वर्किंग आपके पास होती नहीं है कि आप उसे 2-3 पेजेस में मेंशन करो, क्योंकि वो रिज्यूमे ही होता है। इफ आप एक्सपीरियंस हो मोर देन 3 to 4 years, हाँ आपको लगता है कि आपने काफ़ी सेगमेंट्स एक्सप्लोर किए हैं, और आपको फिर आप अपना सीवी बना सकते हैं करिकुलम बिटाए, जिसमें आपकी सारी चीज़ें मेंशन होती हैं इन डिटेल में आप बता सकते हो। ओके। और एक ये तो हमारे रिज्यूमे के साइज पर प्लस उसके अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए इन पर बात होगी। थर्ड होता है टाइपो एरर्स। बहुत सारे एम्प्लॉयज अपने रिज्यूमे बनाते तो हैं बट उसमें इतनी बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। अब मैं ये नहीं करूँगी, मैं जज नहीं करना चाहिए, बट आप बिलीव नहीं करोगे फर्स्ट इंप्रेशन उसके बारे में ऐसा ही बनेगा। इफ मैं बंदी को हायर कर रही हूँ या किसी भी एम्प्लॉय को हायर कर रही हूँ किसी भी प्रोफाइल के लिए, ना देख सी कि भाई उसने अपना नंबर ही गलत डाला है, मैं ओके। उसे अपना मेल आईडी गलत डाल देते हैं, नंबर गलत डाल देते हैं, अपना नाम गलत लिख देते हैं बहुत सारे लोग तो, या स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी होती तो फिर हमारे दिमाग में होता है कि इस पर्सन ने अपना पूरा नेगेटिविटी है। इम्पोर्टेंट चीज जो है रिज्यूमे जो उसे जॉब दिलवाने में हेल्प करेगा उसी को उसने सेकंड टाइम चेक नहीं किया है, देन फिर वो कितना चीजों को लेके सीरियसली आगे और प्रोसीड करेगा। तो राइट। ये मेरी चीज थी। क्रिस्प चीजें लिखो मेंशन, मैं कहूँगी आपका रिज्यूमे होना चाहिए स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रिलेटेबल, टाइम बाउंड, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं तो आप बिल्कुल स्मार्ट रिज्यूमे बनाएं। फर्स्ट, सेकंड लिमिटेड रखें, और थर्ड ट्राई करें कि आपका रिज्यूमे बनने के बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स या टाइपो एरर्स हो गए तो उसे रिव्यू करें। आप नहीं कर रहे हो तो किसी सेकंड पर्सन से करवा लें, क्योंकि सम टाइम हम अपनी मिस्टेक्स नहीं देख पाते पर सेकंड पर्सन वो देख लेता है। राइट। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा कि एज अ जर्नलिस्ट आपने बताया कि आपकी एक तो होते हैं रिक्रूटर्स और एक होते हैं जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट और रिक्रूटर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस होता है? तो एज अ जर्नलिस्ट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं? एचआर जर्नलिस्ट प्रोफाइल में मैं बात करूंगी, रिक्रूटर सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि एचआर भी काफ़ी वास्ट है, उसके भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं। रिक्रूटमेंट में बंदा सिर्फ ऑनबोर्डिंग में बंदे को सोर्स कर रहा है नौकरी पोर्टल से, उसके लिए स्क्रीनिंग कर रहा है, उसकी कॉलिंग करके स्क्रीन करना मतलब बंदे को कॉल करना, उसकी कॉल उसके बारे में पता करना, स्क्रीन करना कि इज ही सुटेबल और नॉट फॉर आर पर्टिकुलर प्रोफाइल। देन राइट। उसके बाद उसकी कॉलिंग करके टर्न अप हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द रिक्रूटमेंट, ठीक है। बट एचआर जर्नलिस्ट में वो ऑपरेशंस के काम ही करता है, मतलब कि प्री ऑन मतलब बंदे को लाना ही उसका काम नहीं होता है, उसके आगे कंप्लीट एम्प्लॉय साइकिल को भी वो मैनेज करता है। उसको लाने के बाद उसकी ज्वाइनिंग सारी प्रोसीजर्स करवाता है, सारी जो भी चीज़ें हैं उसके
इंडक्शन, जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़, इंश्योरेंस के अलावा अदर चीज़ें जिनमें एडिशनल होना है उसका जो कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं उससे वो अवेयर करवाता है, सारी चीज़ें बताता है। उसके बाद उसको क्या ट्रेनिंग नीड्स हैं, उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स होने चाहिए, उन सब चीज़ों से रिलेट करता है। उसकी ट्रेनिंग के बाद उसके बडी असाइन करना, उसकी ट्रेनिंग सही से चल रही है नहीं चल रही है, वो कंपनी में प्रॉपर तरह से एडजस्ट हुआ है नहीं, परफॉर्मेंस मैनेज करना, रिव्यूज़ करना, ये सारी चीज़ें एचआर ऑपरेशंस में आ ही जाती हैं। एज वेल एज उसके मंथली परफॉर्मेंस रिव्यू तो होते ही होते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट पेरोल में का भी वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक काम करते हैं। अटेंडेंस मैनेज करना बहुत कहीं, अब तो काफ़ी चार सॉफ्टवेयर्स हैं तो हो जाती हैं, तो इतना टफ नहीं होता है। और उसका डेटा मेंटेन करना, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा होता है रिकॉर्ड कीपिंग करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में लोगं का एनरोलमेंट करवाना होता है, हमें डेटा चाहिए, तो वी आर द वन। तो एचआर जर्नलिस्ट प्रोफाइल में आपका डेटा रिकॉर्ड करना भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें कवर होती हैं। एचआर के अदर जो एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे एचआर जर्नलिस्ट प्रोफाइल में कवर हो जाते हैं, और रिक्रूटर पार्ट इज द ओनली वन लिमिटेड पार्ट ऑफ कंप्लीट एचआर प्रोफाइल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा कि क्या क्या कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि कोई एचआर एक्सपेक्ट करता है किसी फ्रेशर से? ओके, सो दो ही चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट तो देखा जाता है कि बंदा अपने इंटरव्यू में इफ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रोफाइल दोनों पे मैटर करता है। टेक्निकल है तो उसके बेसिक उसके बारे में पूछा जाता है, टेक्निकली वो कितना स्ट्रॉन्ग साउंड करता है और उसने कितना प्रिपेयर किया है, थोड़ा बहुत उसने अपनी स्टडीज़ कैसे, क्योंकि टेक्निकल प्रोफाइल्स में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, क्योंकि इंटरेस्ट सारे टेस्ट होते हैं। इफ़ नॉन टेक्निकल प्रोफाइल है तो उसमें फिर बंदे का कॉन्फिडेंस, ठीक है, वे ऑफ डिलीवरिंग, उसकी लिसनिंग स्किल्स भी देखी जाती हैं, वो चीज़ों को समझ कितने अच्छे से रहा है, ग्रास्प कैसे कर रहा है, और वो उसका आंसर करने का तरीका कैसा है। सबसे फर्स्ट, इफ बंदा कभी ज़्यादा शार्प ना हो बट वो स्मार्टली चीज़ों को समझ रहा है, धीरे से उससे रिस्पॉन्स कर रहा है और नर्वस नहीं हो रहा है चीज़ों को लेकर, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर जाती हैं प्रोफाइल्स को लेकर कि हाँ, ऑनेस्ट कितना है वो चीज़ों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी अननेसेसरी बातें बोल देते हैं, फिर वो क्या होती हैं कि पता तो चल जाती हैं जजमेंट। वो, क्योंकि दीक्षा, मेरा क्वेश्चन कुछ और था। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या क्या कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो किसी फ्रेशर से पूछे जाते मैं उसी पर आ रही हूँ। हैं? ओके। सो सिंपली आप बेसिक इंट्रोडक्शन पूछते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताना चाहिए, आप ये भी बताओ। कि आप ये डिटेल करना चाहते हैं तो हम्म। सो आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, फ्रेशर कैंडिडेट जो होता है वो अपने बारे कंपनी मतलब उसको काम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, तो उसी के बारे में उससे पूछा जाता है हम्म। कि उसने उसकी लाइफ में ऐसा क्या अचीव किया है, उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में पूछा जाता है चीज़ों को लेकर फर्स्ट। टेक्निकली तो कुछ टेक्निकल राउंड्स करवाए जाते हैं कि उसकी क्या हॉबीज़ रही हैं, क्या अचीवमेंट्स किए, वो किसी टास्क को किस तरीके से वो टैकल करता है। एग्जीक्यूट किया, राइट? हाँ। कहीं न कहीं वो मैटर करता है कि वो किस सिचुएशन को कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी अब तक की जर्नी में। और जिस तरीके से वो चीज़ों को आंसर करता है ना, वो चीज़ हमें पता चल जाती है बाय एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, क्योंकि क्वेश्चन तो सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि कैंडिडेट के बारे में ही पूछा जाता है। जब उसके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा तो उसे वही पूछा जाएगा। इफ़ मार्केटिंग और सेल्स पर्सन है तो छोटा-सा टास्क अलॉट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में कि आप ये टास्क है तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर जज हो जाता है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि लाइक कोई भी स्टूडेंट है जो किसी भी फील्ड में लगातार अप्रोच किए जा रहा है एंड वहां उसको सिर्फ रिजेक्शन मिल रही है, तो हुँ, उसके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी कि वो रिजेक्शन को कैसे डील करे? ओके। सबसे फर्स्ट मैं यही कहूँगी कि उसको इफ रिजेक्शन मिल रही है तो पहले तो वो अपने इंटरव्यूज़ को ऑब्जर्व करे कि वो सेम टाइप की एरर तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूअर ना फीडबैक भी देते हैं, और नहीं भी दे रहे हैं ना तो उसे आगे होके फीडबैक के लिए पूछना चाहिए कि मेरा क्या माइनस रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हमें पता होता है कि कुछ क्वेश्चन था मैं आंसर नहीं कर पाया, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कैसा परफॉर्म करके रहे हैं। राइट। एग्जाम में हमें पता होता है कि हमने कितना लिखा है, हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, वैसे ही इंटरव्यू में पता होता है। इफ बंदे को कंटिन्यूस रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे मैं बता सकती हूँ कि बंदा एप्लीकेशन डाल रहा है, जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और वो सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं इसके वे ऑफ अप्रोचिंग जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उसे चेक करना पड़ेगा कि क्या अप्रोच वो कर रहा है, या जो रिक्वायर्ड है उस चीज़ के लिए वो
अप्लाई कर रहा है नहीं, या अननेसेसरी चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहा है। तो जहाँ अप्लाई करने से पहले जेडी को अच्छे से चेक कर ले। फर्स्ट लेवल की बातें बता रही हूँ, सेकंड पे फिर मैं आऊँगी कि मैचिंग है नहीं उसके जो उसके रिज्यूमे में है वो, प्लस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है वो मैच करती है, उस हिसाब से वो अप्लाई करे तो शॉर्ट लिस्टिंग के तरीके ज़्यादा बेहतर होंगे। और कहीं ना कहीं रिज्यूमे में एक ही चीज़ को रिपीटेशन में ना डालकर क्रिस्प करके चीज़ों को लिखा जाए तो थोड़ा सा ईजी होता है एचआर के लिए भी कि हाँ इसे ये पता है, तो वो कीवर्ड इजीली कैच कर लेंगे। तो वो चीज़ें हमारे लिए भी जो सर्च कीवर्ड्स होते हैं वहाँ हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट चीज़, इफ ये रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, वहाँ रिजेक्शन मिल रहा है, तो ये फर्स्ट आप आपके रिज्यूमे पे थोड़ा सा काम करो। सेकंड, वो फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेता है पर सेकंड राउंड में उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो आई सजेस्ट कि वो अपना पहले तो देखे किन क्वेश्चंस पे उसकी वजह से उसका रिजेक्शन हुआ है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होता है समटाइम नहीं हो पाता, बट हम कुछ इंटरव्यूज देते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है चीज़ों को लेकर, हम उस पर काम कर पाते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड, क्या एरर्स उसने किए हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन नहीं थे, तो क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि एक ही क्वेश्चन हर कोई पूछे और हर बार ही मैं ना बता पाऊँ, ऐसा नहीं श्योर। होता, क्योंकि आप एक ही प्रोफाइल के हो तो आपसे वो क्वेश्चन हर कोई ना कोई पूछेगा ही से, एक ने नहीं पूछा तो आप उस पर काम करें, मतलब वही अपनी मिस्टेक से सीखें। आपका रिजेक्शन एक टाइम तक ही है, क्योंकि आप अपनी मिस्टेक से सीखोगे तो शायद नेक्स्ट जगह पर आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। सेकंड चीज ये। थर्ड, आपका रिस्पॉन्स कैसा है, कितने अटेंटिव और अलर्ट हो आप रिस्पॉन्ड करने में, क्योंकि एचआर क्या होता है कई बार मैनेजमेंट का प्रोसेस इतना स्लो हो पाता है या स्टक हो जाते हैं कि 2 राउंड्स हो गए हैं, तीसरे राउंड में बहुत सारे मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं, इन्होंने अब दे दिया, उसके बाद वो कुछ पूछते हैं बहुत सारे एचआर भी, क्योंकि फिर उनका रिस्पॉन्स भी नहीं होता है तो एचआर भी उन्हें अप्रोच नहीं करते हैं। तो इफ कभी एचआर की तरफ से अप्रोच नहीं हो रही तो उन्हें आगे होके फॉलो करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो रिमाइंड में रहते हैं, उनको दिखता है कि हाँ ये कैंडिडेट काफी कीन है, ये मैच भी था, तो फिर वो उसको प्रेफरेंस पे रखते हैं। तो ये वे हैं, आप इस तरीके से आप आपकी जॉब हंटिंग की जो जर्नी है उसे लाइक सक्सेसफुली आपको जॉब मिल जाएगी। आई थिंक राम ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है अपनी वीडियो में कि कैसे बैक टू बैक फेलियर हुआ है राम, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स एंड अगेन ही गॉट द चांस, राइट राम? तो आई आई हैव आई गिव यू, मतलब मैंने करीबन 20 इंटरव्यूज दिए थे और 20 इंटरव्यू में मुझे लगातार मतलब रिजेक्शन हुए थे, बट आई वर्क ऑन द फीडबैक्स। जो भी मुझे मिले थे जो इंटरव्यूअर थे, कुछ इंटरव्यूअर ने मुंह पे बंद किया था मीटिंग्स, बट कुछ लोगों ने बताया भी था कि ये चीज़ें पढ़ लो, ये चीज़ें कर लो। तो हमेशा एक जैसे लोग नहीं मिलते हैं, कुछ अच्छे बंदे भी मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं। और एचआर से भी आप अपना फीडबैक बाद में पूछ सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो टेक्निकल बंदा होता है वो एचआर को ही अल्टीमेट बताता है कि आप उसको फीडबैक दे दो, क्योंकि वो डायरेक्ट फीडबैक नहीं देते हैं कभी कभी। तो इंटरव्यू बिल्कुल, आप पूछ सकते हो आगे होके कि, क्योंकि ये बात नहीं है कि कहीं ना कहीं एचआर के पास रिजल्ट आ ही जाता है, तो वो आपको, और आप आगे होके पूछोगे तो वो बिल्कुल बताएंगे आपको। बिल्कुल। ओके, एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि लाइक कोई भी दो कैंडिडेट है जो आइडियल कैंडिडेट है, राइट? आपको हम्म जो एक्सपेक्टेशन है आपकी वो सेम फुलफिल कर रहा है, एंड हम्म देन आपके पास वैकेंसी सिर्फ एक की है, तो आप किसको प्रेफरेंस ज्यादा दोगे? वाह। ओके। सो फर्स्ट तो एक तो सैलरी एक्सपेक्टेशन, मेरे बजट में कौन फिट इन हो रहा है, मेरा एक पर्टिकुलर बजट है, बट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि दोनों कैंडिडेट्स की सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कौन अगर मेरी वो सैलरी फिट इन हो रहा है। सेम अगर प्राइस पे और सेम सैलरी पे आ जाए, अगर बोले कि मुझे एग्री, फिर आप हम्म क्या करोगे? फिर यहाँ पर कुछ चीजें, हाँ, आपका ये कहना है कि वो सारे एक्सपेक्ट्स में सेम है, टेक्निकली दे आर गुड, दे क्लियर द उनको जॉब एग्जाम्स। चाहिए, उनको हाँ। अब यहाँ पर ना नीड को देखा जाता है कहीं ना कहीं कि बंदा कितना नीडी है, क्योंकि उसका वे ऑफ अप्रोचिंग होता है ना, कि जो पर्सन को ज्यादा नीड, मतलब ये नहीं बोलूँगी कि टैलेंट तो ऑलवेज मैटर करता ही है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों बंदों के मार्क्स सेम आ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका जो इंटरव्यू अपीयरेंस रहेगा ना, आपको पता चल जाएगा कि राइट। इसको फर्स्ट रखना है, इसको तो सेकंड रखना है। आप उसकी जो नीड्स हैं या फिर उसको कितना उस जॉब की हमारी जरूरत है, नीड्स उस के हिसाब साथ उसकी और हमारी नीड्स का मैच होता है सबसे फर्स्ट, कि हमारा जो रोल है उसको वो पर्सन कितने अच्छे से कर सकता है, प्लस हम ये भी देखेंगे वो कल्चरली कितना फिट हो पा रहा है या नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता लोके है हाँ। फ्रेशर कैंडिडेट और एक्सपीरियंस कैंडिडेट कि आपकी कंपनी के कल्चर में वो फिट इन है या नहीं, क्योंकि दोनों कैंडिडेट्स बड़े अच्छे हैं, शार्प है, बट किसी का वे ऑफ मतलब जो बिहेवियर है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई एम्बिवर्ट पर्सनालिटी है, या जो भी उसकी बिहेवियर ट्रेट्स हैं, बट मेरी कंपनी के हिसाब से कोई ट्रेडिशनल कंपनी चले आ रही है
या नॉर्मल है, कि उसको कैसे लोगों के साथ डील करना है। लाइक बीइंग इन, मैं अपना एग्जांपल दूंगी कि एक जगह मेरा इंटरव्यू हुआ था हम्म। और रिटेल में हुआ था, बट दे नीड अ गर्ल की जो बहुत ही लाइक स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ हो, इन केस की उसकी आवाज़ बहुत, क्योंकि वहाँ पर उनको ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ के साथ डेली बेसिस पे डील करना था। राइट। ओके। सॉफ्ट लाइट वॉइस वहाँ पे काम नहीं करती। मैं हम्म। बेहतर थी हर जगह में, बट मुझे रिजेक्शन मिला जस्ट बिकॉज़ कि मेरी वॉइस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ब्लू कॉलर्स को नहीं हैंडल किया था। हम्म। और बीइंग एन एचआर मैं चाहूँगी भी नहीं कि मेरा वॉइस इतना ज़्यादा हार्श या स्ट्रॉन्ग हो, बट हाँ, उनको फैक्ट्री या के लेबर लाइफ के एम्प्लॉयज़ को हैंडल करवाना था, दैट्स व्हाई दे रिजेक्टेड मी। हम्म। एंड ठीक है, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, यहाँ पर शायद वो प्रोफाइल मेरे लिए सूटेबल नहीं थी। ऐसे कैंडिडेट्स में भी हम चेक करते हैं, क्या मेरे लिए कल्चरली फिट है वो? इफ हम्म। है, और जो पर्सन 9 मतलब का परसेंटेज ज़्यादा मैच होता है, हम उसे हायर कर लेते हैं, हम्म। ओके। और कौन जल्दी जॉइन भी कर सकता है। सपोज मैं जस्ट आपके लाइक प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट जो आपको कभी इम्प्रेस कर दिया हो कि आप जो एक्सपेक्ट कर रही हैं उसे कहीं ज्यादा ज्यादा दे रखा हो, और या फिर कहीं पे आप ये फील कर रही हो कि नहीं ये तो किसी मतलब सही नहीं है जो सेगमेंट में सेलेक्ट करना चाहती हूँ, राइट? तो यदि आप वो शेयर करना चाहो। मुझे क्लियर अब नहीं हुआ आपकी कैरियर जर्नी में, नहीं मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके हुँ, कैरियर जर्नी में कोई भी ऐसा स्टूडेंट आया होगा जो जिसकी आप प्रोफाइल से इम्प्रेस्ड हो गई होंगी, राइट? हुँ, कि हुँ, ये आपको लगता है कि ये ही परफेक्ट है, राइट? तो वो हुँ, मतलब जानना चाहूंगा कि क्यों आपको ऐसा लगा और क्या अप्रोच रहा होगा आपको उस टाइम पे। ओके। तो उस टाइम पर मेरा आगे उसके साथ, मतलब मैं शायद उस प्रोफाइल के साथ आगे नहीं बढ़ पाई, ये सिचुएशन भी रहा है आगे या नहीं? हम पॉसिबिलिटी है, मतलब आप यदि आपके माइंड में कुछ ऐसा हो कि आपके प्रीवियस लाइफ में ऐसा हुआ हो। ऐसा काफ़ी बार हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, उनका वे ऑफ अप्रोचिंग इतना डिफरेंट होता है कभी-कभी, या एक पर्सनल टच हो जाता है। वो हम्म। आपको ज़्यादा मतलब चीज़ों को लेकर हो जाता है कि यार इस कैंडिडेट को ना जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि एक वे हम्म। ऑफ आंसरिंग होता है, वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग होता है। मैं किसी कैंडिडेट को कॉल कर रही हूँ, वो प्रॉपर टाइम पे आंसर करे, वो मेरे लिए मतलब वो जॉब के लिए प्रायोरिटाइज कर रहे हैं चीज़ें, मतलब कौन ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्सिव है। और वे ऑफ हम्म। टॉकिंग बहुत मैटर करता है यहाँ पर, आप किस तरीके से क्या ट्रीट कर रहे हो, किस चीज़ों को कैसे सेटबैक में। एक कैंडिडेट था, उसका रिजेक्शन, मतलब कि ऐसी सिचुएशन हुआ था कि 2 कैंडिडेट्स थे हमारे पास, बट हमने फर्स्ट वन को सिलेक्ट किया था, उसको हम्म। नहीं किया। बट आफ्टर ऑल दिस थिंग वो काफ़ी पॉजिटिवली चीज़ों को लेकर उसने बोला कि कोई बात नहीं, हम्म। रिसेंट की बात है। उसने मुझे अप्रिशिएट भी किया था कि मैंने उसे ये एश्योरेंस दिया था कि कुछ होता है फ्यूचर में तो आई विल डेफिनिटली गेट बैक टू यू। ठीक है, हम्म। प्रोफाइल मैंने संभाल के रखी है, वो प्रोफाइल मैंने संभाल के भी रखी। और हम्म। लाइक मतलब सिचुएशन ये रही कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था वो किसी रीज़न की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाया, माइट बी द काउंटर ऑफर और एनीथिंग एल्स। सो हम्म। या हमने फिर सेकंड कैंडिडेट को अप्रोच किया। हम्म। तो बंदे का रिस्पॉन्डिंग एंड वे ऑफ बिहेवियर एक बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है वहाँ पर, इसीलिए। ओके। राम, आपके साइड से कोई क्वेश्चन हो तो आपके माइंड में? आई थिंक मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका हूँ अभी, और जो मेरे माइंड में आ रहे थे मैंने सारे ही पूछ लिए। तो मेरा तो एक ही क्वेश्चन एचआर में एक डाउटफुल रहता है, राइट, कि अगर मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ, राइट, किसी भी हाँ। कंपनी एक्स वाई जेड, हम्म। हम्म। तो एज अ हम टेक्निकल बंदे हैं, तो टेक्निकल बंदों का इंटरव्यू का जो एवेल्युएशन टेक्निकल बंदा ही रहता है, राइट। तो राइट। इसमें एचआर का कितना वेटेज रहता है कि उनकी तरफ से कितना स्कोर वो देते हैं, राइट, कि मतलब 80% टेक्निकल 20% एचआर, ये कैसे डिवाइडेड होता है? मुझे ये मतलब शुरू से क्वेश्चन है, जब से रिजेक्शन मिल रहा है मुझे तब से हम्म। ये क्वेश्चन है। इफ मैं बात करूँ ना, सबसे फर्स्ट एचआर इज अ वर्स्ट पर्सन कि वो आपको टेक्निकल पर्सन तक पहुँचाएगा। राइट। वो आपकी सीढ़ी है। आपको हम्म। वही कहा है मैंने कि आप उन्हें कैसे अप्रोच कर रहे हो, क्या तरीका है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ओवर पोलाइट हो जाओ, या नॉर्मली आपका बिहेव, क्योंकि नीड तो उन्हें भी है कैंडिडेट की, जॉब की नीड आपको भी है। पर हम्म। एचआर इज अ ब्रिज विद द टेक्निकल पर्सन, क्योंकि टेक्निकल पर्सन को बोलेंगे कि ये बंदा उठा के ले लो, पर वो कहीं ना कहीं फिल्टरिंग होती है चीज़ों को, सॉर्टिंग, जैसे कि हम एक सोर्सिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, कि स्क्रीनिंग पर हम
टेक्निकल हमेशा अच्छा टेक्निकल प्रोफाइल हायर कर रहा हो और टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं, बट कहीं ना कहीं बाय द टाइम जो एक्सपीरियंस उसे मिलता है, कुछ सिमिलर चीजें मिलती हैं, तो वहां से वो चीजों को थोड़ा सा सॉर्ट कर लेता है। तो एक ये है, हाँ, तो कहीं ना कहीं उसे टेक्निकल पर्सन तक पहुंचाने के लिए, सेकंड राउंड तक ले जाने के लिए एचआर का रोल होता है। ठीक है, नहीं, और तो उसके यहाँ अलावा पे भी क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा सा पोज करते हैं। लाइक मैं हम्म एम्बेडेड सॉफ्टवेयर से हूँ, राइट? तो एक हम्म एचआर अगर मेरा रिज्यूमे देखेगा, राइट, उससे कैसे पता चलेगा कि आई एम द राइट गाय फॉर हम्म दिस माय कंपनी एम्बेडेड पोजीशन? बिकॉज एचआर के पास उतना एम्बेडेड का टेक्निकल नॉलेज नहीं है, राइट? तो हम्म वो एचआर कैसे शॉर्टलिस्ट करता है उन 100 रिज्यूमेज में से कि ये गाय हमारी कंपनी के एम्बेडेड प्रोफाइल के लिए राइट पर्सन होगा और इसका इंटरव्यू हम ले पाएंगे? ये क्या है क्राइटेरिया? बिल्कुल, हमारे पास जेडी होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन। वो जेडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एचआर मिलकर बनाते हैं। उसमें कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया होते हैं कि ये कीवर्ड्स तो हमारे उस पर्टिकुलर कैंडिडेट जो भी हैं उसके रिज्यूमे में होने ही चाहिए। कहीं ना कहीं वो है, तो फिर हम कैंडिडेट को वहां से हम सोर्स कर पाते हैं फर्स्ट। ठीक है, रिलेवेंट रिज्यूमे फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है। अब आपका ये कि उसे टेक्निकल पता तो नहीं, पर वो मुझे कैसे शॉर्टलिस्ट कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। सो यहाँ पर टेक्निकल चीज़ों से ज़्यादा ना आपका रिस्पॉन्स भी देखा जाता है, क्योंकि आपके जब सीवी डाउनलोड किए जा रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो, आपके से इंटरेस्ट कंफर्म किया जाता है, आपका सैलरी पे क्या है, नोटिस पीरियड क्या है, जो हमारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम वो लेते हैं। उसके बाद हम सीवीज को ना, जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो डीज होते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, वो भी सीवी का हमारी एक सॉर्टिंग के बाद ये जिन्होंने जो क्राइटेरिया दिया है वो तो हम लेते ही हैं, उसके बाद वो भी फिल्टर आउट करते हैं, हम्म। देन वो सिलेक्ट करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं सीवीज की, देन फिर हम टेक्निकल राउंड अलाइन करते हैं। तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन बनता है उसके हम्म हिसाब से हमारे जो स्टूडेंट्स जो अभी देख रहे हैं उसके हम्म हिसाब से ही अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करें और सबमिट करें, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप अगर वो क्लियर कर पाएंगे देन वो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जा पाएंगे, राइट? यही फर्स्ट स्टेप है कि जॉब डिस्क्रिप्शन हर जगह मेंशन होता है, सामने वाले को क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्या स्किल सेट है, आपको चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं कि आपको सारी ही आती होंगी, पर 10 में से 6 तो आती होंगी, आप 6 भी कर पा रहे हो तो बची हुई 4 आप कर लोगे। बट आपको सिर्फ 3 आती है और 7 नहीं आती है ना, तो फिर आपको थोड़ा तो काम करने की ज़रूरत है। इम्पॉसिबल नहीं है, टाइम के साथ चीज़ें आ जाएंगी, बट यू नीड टू वर्क ऑन इट, फिर चीज़ें हो जाती हैं। तो जेडी आप ध्यान से पढ़ो और देन अप्लाई करो। फ्रेशर के लिए थोड़ा सा होता है कि टेक्निकल चीज़ों के लिए कि उसके टेक्निकल कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। एक्सपीरियंस के लिए तो बाय डिफॉल्ट एक्सपीरियंस पर ही बात होती है कि उसने रियल लाइफ सिचुएशंस क्या फेस किए हैं। तो बीइंग अ एचआर आप 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? बिल्कुल, अभी फिलहाल मैं बात करना चाहूँगी कि नेक्स्ट 1 to 2 ईयर में मेरा मेन पर्सपेक्टिव बीइंग एन असिस्टेंट मैनेजर, देन उसके बाद मैनेजर एंड एचआर वीपी। आई जस्ट वांटेड टू गो विद दिस साइकिल। ये मैंने सोचा है कि इस ड्यूरेशन में मेरे पास कुछ बेहतर एक्सपीरियंस गेन होगा, देन उसके बाद नॉट दैट मच, ये मेरे आने वाले 10 सालों की जर्नी ही मैंने कहीं ना कहीं बताई है कि काफ़ी इसमें स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू लीड अ कंपनी आफ्टर दैट। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में ट्रिगर कर रहा है कि लाइक कोई भी स्टूडेंट है वो सम टाइम फंस जाता है किसी भी इन्वायरमेंट में जाके, राइट? हम्म लाइक वो सेलेक्ट करता है कि ओके हमारे लिए गुड कंपनी फिट होगी, बट हो हम्म सकता है कि इन्वायरमेंट उसके लिए सही नहीं मिलता वहां पे। हाँ, तो बिल्कुल। वो जब अप्रोच कर रहा है किसी कंपनी को, तो क्या एनवायरनमेंट कैसे वो पहचाने कि हाँ ये ही सही कंपनी है या इस कंपनी को अप्रोच करना चाहिए, राइट? आई बिलीव मैं इसका आंसर ना आपको पहले भी कर चुकी हूँ, यस, फिर से कर देती हूँ, द क्योंकि ग्लास डोर एंड द ग्लास ग्लासडोर डोर। एम्प्लॉय फीडबैक। और की कंपनी हाँ। के, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार हुआ है, मेरी हाँ। फर्स्ट के बीच में मैंने कंपनी में राम, मेरा क्वेश्चन लाइक इसको लेके है कि लाइक किसी भी स्टार्टअप कंपनी है, राइट? को स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, या फिर उससे थोड़ी सी ऊपर स्टार्टअप कंपनी है, तो वहां पे ज्यादा चैलेंजेस होते हैं यदि आप कोर स्टार्टअप पे चले जाते हो या बेसिक लेवल पे चले जाते हो। बट हम्म थोड़ी सी यदि ज्यादा अच्छी है उसके लेवल पे जाओगे तो वहां पे ज्यादा कम चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो वो कैसे फिगर आउट करें आप? सबसे फर्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी। कहीं ना कहीं आप यही पूछना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टअप बेहतर है या फिर एक वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी।
हाँ, राइट। यही जानना चाह रहे हो। हाँ। सो दोनों के अलग ही पेन गेन है। इफ आपको कहीं कुछ मिल रहा है तो फिर आप कभी स्टार्टअप के साथ जा रहे हो तो फिर हाँ, आपको ये चीज़ें हैं, ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि स्टार्टअप्स के पास ना बैकअप नहीं होता है मोस्ट ऑफ द, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर बजट होता है। वो एक प्रोफाइल के लिए एक ही बंदा हायर करेंगे, क्योंकि उनका हम्म। पर्टिकुलर बजट उस चीज़ के लिए कम है, तो एक ही बंदे को मैनेज करना है। उसका वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब होता है, नो डाउट, क्योंकि कंपनी का क्या स्टेज है, क्या उसका हम्म। वर्कफ्लो चल रहा है। क्योंकि मैं भी स्टार्टअप कंपनी में मैंने काम किया, वहाँ पर वी आर द ओनली 2 पर्सन। ठीक है, एक रिक्रूटमेंट देख रहा है, ऑपरेशन देख रहा है। तो मैं छुट्टी पर भी हूँ तो भी मुझे बैकएंड से, क्योंकि मेरे अलावा कोई है ही नहीं, बंदा अप्रोच करेगा तो किसे करेगा, तो आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा। इस टाइप के चैलेंजेस आपको कहीं ना कहीं फेस करने होंगे, चाहे आपकी मेडिकल इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, क्योंकि उसके पास थर्ड पर्सन नहीं है पता करने के लिए, क्योंकि आप अकेले हो। और बट लर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पे कहीं न कहीं आप ही अकेले होते हैं, सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। आपको हम्म। हर चीज़ के बारे में एक अच्छा सा एक्सपोज़र मिल जाता है बीइंग स्टार्टअप कंपनीज़ में, ठीक है? इफ मैं बात करूँ वेल एस्टेब्लिश कंपनी में मैं जाती हूँ, तो फिर आपको एक स्टैंडर्ड पता चलता है चीज़ों का लेकर कि ये एक सही तरीका है, क्योंकि स्टार्टअप में ऐसा होता है ना कि हम ही मालिक हैं, हम अपने हम्म। हिसाब से चीज़ें करते हैं, हम सही रूल फॉलो भी कर रहे हैं, नहीं कहीं-कहीं पे होते हैं देखने वाले, पर इतना नहीं देख पाते हैं। हम्म। बट वेल एस्टेब्लिश कंपनी होती है, वहाँ पर आपके लिए थोड़ा कॉम्पिटिशन भी होता है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो कि इस रूल को काम कर रहे हो। आपके हम्म। जैसे कहीं और है, वहाँ पर एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है कि आप इसे फॉलो करोगे, आप गुड प्रैक्टिसेस सीखते हो। ठीक है? आपका वर्क लाइफ बैलेंस मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह मैनेज होगा, वो आप पर भी होता है, बाय द टाइम बंदा सीख ही जाता है। बट हाँ, थोड़ी कुछ एमएनसी कंपनीज़ होंगी तो वहाँ पर आप आपके वर्क लाइफ बैलेंस को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाओगे। थोड़ा-सा स्ट्रेस लेवल कम होगा एज़ कम्पेयर टू स्टार्टअप, क्योंकि बैकएंड में आपकी एब्सेंस में कोई पर्सन कोई ना कोई हैंडल करने के लिए रहेगा। हम्म। सो वही था, दोनों के अलग पेन है। इफ आप पर आई टेल यू कि इफ आप जा रहे हो इनिशियली, आपको कोई बड़ी कंपनी अप्रोच मिलती है, वेल एस्टैब्लिश कंपनी मिलती है, तो प्लीज गो विद दैट, क्योंकि आपको चीज़ों का स्टैंडर्ड एंड थोड़ी सी मेच्योरिटी और चीज़ों को काम करने का तरीका पता चल जाएगा। फिर आप हम्म। स्टार्ट चाहते हो तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि फिर आप चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मेच्योर हो चुके हो, वर्किंग एटमॉस्फेयर को लेकर आपको सिचुएशन हैंडल करना पता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। बाकी फिर आपके ऊपर ओके। है। एक क्वेश्चन मेरा ये भी रहेगा कि लाइक किसी भी कंपनी की प्रोफाइल आप तो आपने देख लिया है, बट आप कंपनी के फाइनेंशियली कैसे सेलेक्ट करते हो कि कौन सी कंपनी कितनी लॉस में है, या फिर कैसे फाइनेंशियली बैकग्राउंड से कैसे चेक करें आप? ओके। इसका सबसे बड़ा मेन आंसर ये है ना कि सैलरी के बारे में भी एम्बिशन बॉक्स पर होता है। ओके। एम्बिशन बॉक्स होता है, वहाँ पे सैलरीज कंपनीज को टाइम पे दे रही नहीं दे रही है। किसी भी हम्म। कंपनी में कुछ भी इशू हो जाए, बट उसका सैलरी रेट जब चेंज हो रहा है ना हम्म। विदाउट इन टेक्निकल ग्लिच, तो कहीं ना कहीं चीज़ों उसका फाइनेंशियली थोड़ा तो डिस्टर्ब है, एक्चुअली क्योंकि मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन कि कई बार क्या होता है कि किसी एमएनसी कंपनी से उठ के कोई भी स्टार्टअप कंपनी में कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन आके और फंस जाता है। कई बार उसको क्या लगता है कि हमें यहाँ पे ज्यादा हाइक मिल रही है हमें, तो हम ज्वाइन कर लेते हैं। राइट। हम्म, हो सकता है कि उस कंपनी में 200 या 400 एम्प्लॉयज होंगे, और हो सकता है कि वो कंपनी ऑलरेडी किसी बैंक लॉस में होगी। ठीक है। वो उस टाइम पे कंपनी को पे करता है, अगेन जब वो ज्वाइन कर लेता है अगले 2 महीने या 3 महीने में उसको पता चलता है कि मेरे हाथ से तो जॉब चली गई। राइट। हम्म, तो वो फाइनेंशियली कैसे किसी भी कंपनी को अप्रोच करे कि मतलब शॉर्ट लिस्ट करे कि ये मेरी कंपनी सही है मेरे ओके। लिए? इफ कभी आई टेल यू कि पोजीशन क्या है, सबसे फर्स्ट तो आप बीइंग इन सीएफओ या कोई बड़ी पोजीशन पे जा रहे हो किसी स्टार्टअप में, क्योंकि स्टार्टअप्स में ना पोजीशंस आपको कम एक्सपीरियंस में मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रमोशंस जल्दी मिलते हैं। ठीक है? राइट। तो आप पहले कंपनी का पीएनएल थोड़ा सा देख लें, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत सारी चीज, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बीइंग इन आप किसी हायर पोजीशंस पर हो तो आप इंटरव्यू में चीज़ें पता कर सकते हो। एम्प्लॉयर वो भी बोल रहे हो तो फिर आप उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स हिस्ट्रीज पता चल जाती हैं। एक इंक्वायरी होती है, आप वो प्रॉपर इंक्वायरी करके जा सकते हो कि कैसा इसका रहा है लास्ट, किस तरीके से वो ग्रोथ कर रहे हैं, फर्स्ट चीज़। क्योंकि ओके। एक यही तरीका है जिससे आप सैलरी मेजर कर सकते हो। अब रही बात कि आप अपनी एक फिक्स कंपनी और सैलरी में डिफरेंसेस बहुत होते हैं। एमएनसी कंपनी में एक पर्टिकुलर ग्रोथ होती है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, उनके पास गिनती के 150 या 150 एम्प्लॉयज नहीं है। उनके पास एम्प्लॉयज मोर देन 100 200, मतलब 100 तो नहीं बोलूंगी, मोर देन 400 500 एम्प्लॉयज से ऊपर ही होते हैं, कोई वेल सेटल्ड कंपनी है तो। ठीक है? हम्म। वहाँ पे ग्रोथ और इंक्रीमेंट का रेशो भी लिमिटेड होता है, क्योंकि वही है, प्लस है तो माइनस भी है। स्टार्टअप में वो 2 बंदों की सैलरी है, 2 बंदे तो नहीं अफोर्ड कर पाता, तो 1 डेढ़ बंदे की सैलरी एक ही बंदे को दे देता है, तो खुशी-खुशी चला भी जाता है। बट वही है, रिस्क है, आपको आ, क्लियर
दूसरे राम, साथ। सेम क्वेश्चन तुमसे रहेगा, राइट? क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है तुम ज्यादा बेटर तरीके से चीज को निकाल पाओ। क्योंकि होता क्या है कि सम टाइम हम जब भी स्टार्टअप के लिए जाते हैं तो बहुत सारे ऐप भी होते हैं, लाइक साइट्स होती हैं, वहां हम चेक कर पाते हैं कंपनी कितनी लॉस में है और क्या। तो क्या तुम्हारा क्या अप्रोच होता है इसमें? कंपनी का अगर फाइनेंशियल अगर चीजें देखनी है तो तुम्हें मुझे लगता है सबसे पहले एम्प्लॉय से ही बात करना चाहिए जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा है, राइट। ओके। क्योंकि मेरी पुरानी कंपनी जो एग्जाम थी उसमें मैं जिस दिन ज्वाइन हुआ था उस दिन से ही टाइम से सैलरी आई थी, कि 2 साल पहले से सैलरी करीबन 1 महीने 1.5 महीने के बाद आती थी। काफी लोग परेशान थे उससे। लकीली मैं जिस दिन ज्वाइन हुआ था उस दिन के बाद से ही सैलरी एग्जैक्ट 6 तारीख को आती थी। और ओके। जिस दिन मैंने वो कंपनी को छोड़ा उस दिन के बाद से वापस सैलरी डिलेड होने लगी। आई एम वेरी ओके। लकी फॉर दैट। और अभी मेरे वहाँ पे जितने भी कलीग्स उनसे बात होती है वो परेशान है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई भी एक एम्प्लॉय है वो सैलरी के लिए ही काम करता है। तो अगर वो किसी राइट। कंपनी में एज ए एम्प्लॉय जा रहा है तो सबसे पहले उसे एक वहाँ का जो ऑलरेडी 2-3 साल वर्किंग एम्प्लॉय है उससे बात करना चाहिए कि क्या सैलरी एज ए रूटीन आती है कि नहीं है फिक्स डेट पे। तो जैसे कि दीक्षा ने बताया वो सही अप्रोच है कि फिक्स डेट पे सैलरी आना इज द गुड साइन कि सब कुछ सही चल रहा है कंपनी में एज ए फाइनेंशियल। तो थैंक यू। ओके। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा कि मल्टीपल टूल्स भी हैं इसके लिए, राम। लाइक मैं भी रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ, वो टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कंपनी कितनी प्रॉफिट और कितने लॉस में चल रही है। राइट? तो उससे आपको एक एक बैकग्राउंड मिल जाता है कि क्या मुझे इस कंपनी के लिए सही डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो भी यदि आप कर पाओ तो बेटर है कि आपको करना चाहिए वो चीज। ठीक है। अगर कोई ऐसा टूल है तो वी वी विल शेयर टू योर। हाँ, वी विल शेयर। हाँ, वो उसको मैं चेक करके बताऊंगा एक बार। मैं उसका नाम रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। राइट। एंड लास्ट थिंग ये रहेगी दीक्षा से कि आपके पास कोई गोल्डन वर्ड्स हो जो आप लास्ट में समराइज करके बता पाओ हमारे स्टूडेंट्स को। ओके, अबाउट द पॉडकास्ट और अबाउट द जॉब हंटिंग जर्नी। आप जिसमें भी बताना चाहो, आपकी चॉइस। ओके, आपका मूल सो मंत्र बताइए। नेवर गिव अप। ठीक है, मेक अ अचीवेबल गोल सबसे फर्स्ट। आप, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं चाहूँ और मैं टेक्निकल प्रोफाइल के लिए अप्लाई करूँ, कर सकती हूँ बट मुझे वो चीज़ आनी चाहिए। तो अचीवेबल गोल्स हो, सही चीज़ों पे सही तरीके से अप्रोच करो आप, उसमें कुछ इश्यूज उस पर काम करो, यू विल डेफिनेटली गेट अ सक्सेस फर्स्ट फॉर एम्प्लॉयज़ और कैंडिडेट्स जो भी आगे अप्लाई करना चाहते हैं, जो अपनी जॉब हंटिंग जर्नीज हैं, एंड they'll definitely get a success। एंड आप दोनों को वैसे तो बहुत ज़्यादा लाइक थैंक यू ऑल्सो, एक अच्छी प्रोसेस शुरू की है। क्योंकि एट द टाइम ऑफ माई लाइक करियर टाइम, क्योंकि मेरे पास भी कोई नहीं था गाइड करने के लिए कि कैसे अप्रोच किया सकता है। क्योंकि इसमें जो एचआर का डिसीजन आफ्टर ग्रेजुएशन ले रही थी वो शायद मैं स्टार्टिंग ऑफ ग्रेजुएशन में ले सकती थी। ये चीज़ें मैं तभी शायद कर लेती, तो मेरी जो करियर वर्किंग जर्नी है वो शायद मैं 2 साल पहले शुरू कर लेती, तो आज मेरी करियर में कुछ और ग्रोथ होती या मैं कुछ अदर और तरीके अपना सकती थी। क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते जब आपके पास बेटर गाइडेंस नहीं होती है। क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं कहीं ना कहीं वो एक एक्सपोजर देते हैं चीज़ों को लेकर। और आई थिंक स्टूडेंट्स को हेल्प तो होगी ही, क्योंकि हम उन्हें करेक्ट। प्रोसेस बता रहे हैं, ये चीज़ें हैं तो वो एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ें पता चलेंगी बिल्कुल, आपको। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं होंगे तो आप चुनोगे क्या। तो हम ये स्टूडेंट को वही सारे ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस पर्सन से मिलवा के देना चाहते हैं कि भाई ये ऑप्शंस हैं आपके पास, चूज द बेस्ट वन वॉट एवर यू राइट। सूट। तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल ट्राई करना है यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर एक्सप्लोर करें। वो जब तक वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो उनको उनका इंटरेस्ट नहीं पता चलेगा। हमारे साथ ना प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि हम ना चीज़ें देखते हैं कि इसने ये बेहतर किया, ये अच्छा है, बट ना हम एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि शायद मैं इसमें भी बेहतर हूँ या हो सकता हूँ। हाँ, हर तो किसी की अपनी आइडेंटिटी होती है, राइट? जब तो एक्सप्लोर अपना इंटरेस्ट होता है। हाँ। एक्सप्लोर करने के लिए ना नई नई चीज़ें सही समय से या पहले से ट्राई करना शुरू कर दो। आप इंटर्नशिप सबसे बहुत अच्छा तरीका है। हर हम्म। सेकंड इंटर्नशिप्स करो, आप हर वक्त को एक्सप्लोर कर पाओगे। आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कौन से काम को आप इंजॉय कर पा रहे हो, कौन से काम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, कौन सा आपका मेन लाइक होता है ना कि हाँ, आई एम द गुड फिट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। तो जस्ट एक्सप्लोर द थिंग्स बाय एनी वे जो आपको मिलता है,
That's all. Okay. Then thank you so much. थैंक यू Thank राम, थैंक यू राम, थैंक यू you. दीक्षा, आपके टाइम के लिए और बहुत अच्छी गाइडेंस के लिए। आई थिंक बहुत हेल्पफुल होगी हमारे ऑडियंस के लिए। ओके। And nice to meet you. हाँ, Thank विश यू you. द बेस्ट फॉर योर Yeah. फ्यूचर। Yeah. All ओके, the best for both of you also. ओके, Thank थैंक you. यू, थैंक यू।